नमस्कार दोस्तों फाइनली 16 साल के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाया है। 2010 से इसको लेकर काफ़ी कोशिश की जा रही थी। फाइनली 2025 में पिछले साल वापस से बातचीत स्टार्ट हुई और अब आप देख सकते हो आज जो है दोनों देश के द्वारा जो एफटीए है वो साइन किया गया और जो न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको वंस इन अ जनरेशनल एग्रीमेंट बताया है। ये आप देख पाओगे खबर, इंडिया न्यूजीलैंड एफटीए साइनिंग, ड्यूटी ऑन 100% इंडियन एक्सपोर्ट्स डाउन टू जीरो। इसको डिटेल में हम चर्चा करेंगे कि एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट के अंदर क्या क्या चीजें हैं, भारत को किस तरह से फायदा होगा और जहां तक सवाल है डेयरी सेक्टर का, एग्रीकल्चर का, क्या ये भारत के खतरे में आ जाएंगे, न्यूजीलैंड क्या एक्सपोर्ट करने वाला है, उसको क्या फायदा होगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कोई भी बैच लेना चाहते हो, जैसे 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कर पाएंगे आप। प्रीलिम्स क्रैक करने पर पूरा फी भी आपको रिफंड कर दिया जाता है, 18 बुक्स का पूरा सेट आपके घर भेजा जाता है और अभी 50% फ्लैट डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर चल रहा है और डबल वैलिडिटी आपको मिल जाएगी। कोई अगर आपको डाउट है, प्रॉब्लम है बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पे कॉल करिए एंड यूज दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन तो ये कि एफटीए होता क्या है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या है कि दो देशों के बीच में होता है जहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटीज होती हैं, जो टैरिफ होता है जिसको लेकर ट्रंप पिछले एक साल से हल्ला कर रखे हैं, तो उसको कम किया जाता है। ट्रंप तो बढ़ाए जा रहे हैं लेकिन यहां पर जो एफटीए होता है उसका मतलब कि दोनों देश अपना जो टैरिफ है, जो ड्यूटी लगाते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने पर, उसको कम करेंगे। इसके अलावा जो नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं उसको आसान किया जाएगा ताकि आसानी से गुड्स का एक्सचेंज हो सके। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रेड है उसको प्रमोट किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। लेकिन आज के डेट में जो नए जमाने के एफटीएज होते हैं उसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें सर्विसेज भी इंक्लूड होता है, डिजिटल ट्रेड भी होता है, लेबर मोबिलिटी भी होती है, सप्लाई चेन भी इंक्लूडेड होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं भारत और न्यूजीलैंड का जो ट्रेड को लेकर बातचीत है उसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। 2010 में नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ था दोनों देशों के बीच में। मतलब ऐसा लग रहा था कि कुछ चीजों पर बात होगी नहीं होगी, लेकिन बहुत ही धीरे गति से चल रहा था। फाइनली 2015 में वापस से बातचीत स्टार्ट होती है, लेकिन अगेन कई ऐसे मुद्दे थे जिसकी वजह से यहां पर आगे चीजें नहीं बढ़ पाई। फाइनली पिछले साल 2025 में मार्च के महीने से इसको रिवाइव किया जाता है और एक साल के अंदर अंदर यहां पर जो एग्रीमेंट है वो साइन हो गया। इनफैक्ट अगर आपको याद होगा पिछले साल दिसंबर में यहां पर भारत सरकार की कैबिनेट ने भारत सरकार ने इसको अप्रूवल दे दिया था, लेकिन जो साइनिंग है वो आज किया गया है। अच्छा, यहां पर क्वेश्चन ये भी आता है कि पहले क्यों चीजें रुक जा रही थी, प्रॉब्लम क्या थी? सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था डेयरी कॉन्फ्लिक्ट। क्या है कि न्यूजीलैंड एक मेजर डेयरी एक्सपोर्टर है और भारत के अंदर तो आप सब जानते हो कितना बड़ा प्रोड्यूसर है भारत भी। तो अगर न्यूजीलैंड सस्ते में डेयरी के प्रोडक्ट्स भारत में बेचेगा तो इसकी वजह से हमारे जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो छोटे डेयरी फार्मर्स हैं, वो खतरे में आ जाएंगे। तो यहां पर मार्केट एक्सेस को लेकर डिसएग्रीमेंट हो रहा था। भारत काफी कॉशियस था कि हम अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को ओपन करें नहीं करें। न्यूजीलैंड चाहता था कि उसको डीपर एक्सेस मिले, वो ज्यादा एक्सेस कर पाए। लेकिन फाइनली क्या होता है कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज होता है। भारत भी अपने सेंसिटिव सेक्टर को बचाने में कामयाब होता है ताकि नुकसान ना हो, और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड भी यहां पर फेज वाइज मैनर में एक्सेप्ट कर लेता है कि धीरे धीरे करके इसको ओपन किया जाए, क्योंकि एक बार चीजों को अगर आप एकदम ओपन कर दोगे तो भारत को काफी नुकसान हो सकता है। अच्छा, अब मैं आता हूं एग्रीमेंट को लेकर। जो दोनों देशों ने एग्रीमेंट साइन किया उसमें 5 मेजर चीजें आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहला, अगर हम गुड्स की बात करें, सोच के देखिए, भारत के 100% गुड्स के ऊपर 0% ड्यूटी लगेगी। मतलब भारत जो भी गुड्स एक्सपोर्ट करेगा न्यूजीलैंड में उस पर कोई भी टैरिफ न्यूजीलैंड नहीं लगाएगा। इसका मतलब ये हुआ हम बहुत आसानी से अपने प्रोडक्ट्स को न्यूजीलैंड में बेच पाएंगे और ज्यादा हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। वहीं न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो न्यूजीलैंड अपना 95% जो प्रोडक्ट्स हैं वो भारत में आसानी से बेच पाएगा, और बाकी के कुछ जो 5 प्रोडक्ट्स हैं 5% वो ऑब्वियस सी बात है भारत ने रिस्ट्रिक्ट किया है, चाहे वो डेयरी है, एग्रीकल्चर है, कई सारे प्रोडक्ट्स को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है ताकि उतना आसानी से भारत में ना आ पाए, उसके ऊपर टैरिफ लगाया गया है। अच्छा, यहां पर आप देखिए भारत जो है, इंडिया इज गिविंग लेस एक्सेस टू सेंसिटिव सेक्टर, और वहीं न्यूजीलैंड ने हमें फुल एक्सेस दे दिया है। ये भारत के लिए एक बड़ी कामयाबी आप कह सकते हो। दूसरा, सर्विसेज को लेकर आप सब जानते हो भारत सर्विसेज में पावर हाउस है। आईटी सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, एजुकेशन, टूरिज्म, ये सब भारत एक्सपोर्ट कर पाएगा। मतलब भारत का कंपैरेटिव एडवांटेज है स्किल्ड लेबर, डिजिटल इकोनॉमी में, तो हम आसानी से को एक प्रकार से जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर पाएंगे। इससे भारत की कमाई होगी। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, वो ये है कि अगले 15 सालों में न्यूजीलैंड $20 बिलियन
भारत के अलग अलग सेक्टर्स में निवेश करेगा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी। ये कुछ वैसा ही है जैसे हमने यूएई के साथ सेपा साइन किया था, ऑस्ट्रेलिया के साथ ईसीटीए साइन किया था, जिसके तहत यहाँ पर जो वो लोग निवेश करेंगे भारत में, तो वैसा ही न्यूजीलैंड के साथ भी किया गया है। फिर इसके अलावा एक और जो इंटरेस्टिंग चीज है वो है लेबर मोबिलिटी। यहां पर मैं आपको बता दूं, हर साल भारतीयों को 5,000 वर्क वीजा देगा न्यूजीलैंड, और 1,000 वर्किंग हॉलिडे वीजा देगा। तो आज के डेट में जो हम एफटीए की बात करते हैं ना, इट इज नॉट जस्ट अबाउट गुड्स, इसमें पीपल मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल ट्रांसफर, सर्विसेज ट्रेड, जिसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज अब्रॉड में न्यूजीलैंड में और ज्यादा खुल जाएंगी। भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी, हेल्थ केयर, इंजीनियरिंग, क्योंकि अमेरिका में चीजों को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रहा है, H1B वीजा, ये सारी चीजें, एंड उस कॉन्टेक्स्ट में ये काफी मायने रखता है। ऑल्दो ये काफी छोटे स्केल पर है उसके मुकाबले, लेकिन स्टिल यहां पर कहीं ना कहीं हम चीजों को कंपनसेट कर पा रहे हैं। फिर इसके अलावा रेगुलेटरी कॉपरेशन, मतलब यहां पर क्या है ना कि कई नॉन टैरिफ बैरियर्स होते हैं, तो उसको भी हटाना जरूरी है। यहां पर जो स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन है वो किया जाएगा, कस्टम सिंप्लीफिकेशन किया जाएगा, ट्रेड फैसिलिटेशन किया जाएगा, ताकि ट्रेड आसानी से हो। मतलब ऐसा ना हो कि न्यूजीलैंड से कोई प्रोडक्ट आ रहा है भारत में और वहां पर कस्टम में रुक गया, प्रॉब्लम आ गई, वो सब चीजों को हटाना। तो ये 5 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, सेंसिटिव सेक्टर की अगर हम बात करें तो भारत ने एक्सक्लूड किया है कुछ ऐसे सेक्टर जिसको अभी के लिए इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जैसे डेयरी हो गया, शुगर हो गया, कुछ एग्रीकल्चर गुड्स हो गए। भारत का डेयरी सेक्टर अगर आप देखोगे 80 मिलियन से ज्यादा लोग एम्प्लॉयड हैं, स्मॉल फार्मर्स काफी ज्यादा हैं। अगर हम न्यूजीलैंड का को वो ओपन कर देते हैं तो न्यूजीलैंड का जो डेयरी है वो भारत के मार्केट में फ्लड हो जाता सस्ते इंपोर्ट से, और इसकी वजह से जो रूरल लाइवलीहुड्स हैं वो खतरे में आ जाती। और वहीं न्यूजीलैंड ने भी एडजस्टमेंट किया है, न्यूजीलैंड ने लिमिटेड लेवल पर जो डेयरी एक्सेस है वो लिया है, जैसे मान लो मीट हो गया, कुछ फ्रूट्स हो गए, ऊल हो गया, तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो वो एक्सपोर्ट कर पाएगा। लेकिन हमने पूरा सेक्टर ओपन नहीं किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। तो एफटीए का मतलब ये नहीं है कि यहां पर हम पूरा लिबरलाइजेशन करें, हम नेगोशिएशंस करते हैं, और वही चीज अब यहां पर जो है पूरी हो पाई है। अच्छा, यहां पर ट्रेड पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो वैसे अगर आप देखोगे अभी के डेट में तो हमारा थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस है न्यूजीलैंड के पर्सपेक्टिव से, और टोटल जो ट्रेड है अभी वो $2.4 बिलियन के आसपास है, जो कि बहुत कम है, पोटेंशियल काफी ज्यादा है। और यहां पर टारगेट रखा गया है कि अगले 5 साल में $5 बिलियन तक ले जाएंगे। अभी तक प्रॉब्लम क्या चल रही थी कि ज्योग्राफिक डिस्टेंस था, बहुत ज्यादा दूरी है न्यूजीलैंड और भारत में, ट्रेड एग्रीमेंट नहीं था, यहां पर कॉम्प्लीमेंटैरिटीज जो होती हैं उसमें काफी ज्यादा कमी थी, तो इसी की वजह से अभी चीजें नहीं हो पाई। अब क्वेश्चन ये कि अब क्या बदल रहा है, टैरिफ जैसे मैंने बताया पहले हाई था, अब इसको ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया है, मार्केट एक्सेस पहले लिमिटेड था अब एक्सपैंड हो गया, लॉजिस्टिक पहले बहुत कॉस्टली था अब इसको एफिशिएंट बनाया जाएगा, इन्वेस्टमेंट पहले काफी कम था अब इसको बूस्ट किया जाएगा। तो इसकी वजह से एफटीए जो है बहुत सी चीजों को इंप्रूव कर सकता है। अच्छा, ये जो एफटीए हुआ इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस क्या है जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से? पहला है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी। भारत यहां पर इंडो पैसिफिक रीजन में नॉन चाइना सप्लाई चेन में अपने आप को मजबूत कर रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड देखो वेस्टर्न ब्लॉक का पार्ट है, पैसिफिक ट्रेड सिस्टम का पार्ट है, तो इसमें हमें मजबूती मिलेगी। फिर इसके अलावा चाइना का फैक्टर तो है ही है, क्योंकि दोनों देश, भारत हो न्यूजीलैंड हो, सब चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी कम चाहते हैं, और एफटीए इसको सपोर्ट करेगा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन में, स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी में। और भारत का आपको एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट भी देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कई साल पहले आरसीईपी को लेकर सवाल उठा था, आई थिंक 2019-20 के आसपास, तो उसमें यहां पर भारत को डिसाइड करना था कि हम रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप है, जिसमें आसियान देश थे सारे 10 के 10, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चाइना, बहुत सारे देश थे, तो साउथ कोरिया, तो यहां पर हमें उसको ज्वाइन करना था। भारत ने लास्ट मोमेंट पर उससे विड्रॉ कर लिया, तो ऐसा लग रहा था कि भारत प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है, एक्सपैंड नहीं करना चाहता। लेकिन रिसेंटली जिस तरह से हमने धड़ल्ले से लगातार कई सारे एग्रीमेंट किए हैं, चाहे वो यूएई है, ऑस्ट्रेलिया है, यूके है, ये एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है भारत और न्यूजीलैंड के बीच में, कौन से सेक्टर्स पर इंपैक्ट आएगा? स्पेशली जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, टेक्सटाइल, लेदर, हैंडीक्राफ्ट, काफी बड़ा एम्प्लॉयमेंट बूस्ट मिलेगा। हाई वैल्यू सेक्टर्स हो गए जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, और जो सर्विसेज है हमारा आईटी एक्सपोर्ट, एजुकेशन सर्विसेज। वहीं न्यूजीलैंड को क्या फायदा होगा? न्यूजीलैंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जैसे फ्रूट्स, मीट्स, वाइन, ये कर पाएगा। जो प्रीमियम मार्केट है ना, बेसिकली जो हाई इनकम
इंडियन कंज्यूमर्स हैं, जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो खर्च कर सकता है, उसको बेसिकली टारगेट करने की कोशिश करेगा न्यूजीलैंड। फिर इसके अलावा रिस्क और चैलेंजेस भी हैं। देखो, मैंने आपको बताया अभी तो थोड़ा सा ट्रेड सरप्लस है भारत का। अभी मान लो अचानक से हमारा इंपोर्ट बढ़ जाए तो डेफिसिट का खतरा हो सकता है, ये देखना होगा। डोमेस्टिक रेसिस्टेंस आ सकता है, क्योंकि देखो धीरे धीरे करके हमारा एग्रीकल्चर और डेयरी तो ओपन होगा, कब होगा नहीं पता। तो जो फार्मर्स हैं वो इसको रेसिस्ट करेंगे, डेफिनेटली उनको नुकसान होने का खतरा है। इंप्लीमेंटेशन इश्यूज भी आएंगे, रूल्स ऑफ ओरिजिन, कस्टम्स को लेकर कैसे चीजें इंप्लीमेंट होगी। नॉन टैरिफ बैरियर हटाना इतना आसान नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इसमें कई चैलेंजेस भी हैं। लेकिन लास्ट में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो एफटीए है वो इतना यूनिक क्यों है, क्योंकि देखो क्या है ना कि 9 महीने के अंदर अंदर ये कंक्लूड हुआ। क्योंकि मैंने आपको बताया था 2010 में चीजें स्टार्ट हुई थी, लेकिन सब बंद हो गया था। फाइनली पिछले साल ये स्टार्ट हुआ, उसके बाद 9 महीने के अंदर हमने करके दिखाया। बैलेंस्ड एग्रीमेंट है, लिबरलाइजेशन और प्रोटेक्शन दोनों है, इन्वेस्टमेंट भी है, ट्रेड भी है, दोनों का कॉम्बो है। आप सोच के देखिए, वो जनरली नहीं रहता। और लेबर मोबिलिटी है, मतलब एक ऐसा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट जिसमें आपको सब कुछ देखने को मिलेगा, ये भारत न्यूजीलैंड का है। और आई होप कि इस वीडियो के थ्रू आपको डिटेल में ये जो एफटीए था वो आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत ने इनमें से कौन कौन से देशों के साथ सेपा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया है? इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। दोस्तों, पिछले 2 महीनों में 100 से ज्यादा लोग अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट कर चुके हैं। यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह क्लियर प्रूफ है कि सही गाइडेंस मिल जाए तो सिलेक्शन जरूर होता है। और यहाँ नाम आता है स्टडी IQ स्किल कोर्सेज पावर्ड बाय कैरियर 24/7 का। हम स्पेशली उन जॉब्स पर फोकस करते हैं जिनकी डिमांड आज के टाइम पर बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप किसी भी न्यूज आर्टिकल्स को पढ़ लीजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगा कि आज के टाइम में जॉब कौन सी जगह पर है। डिजिटल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, ज्यादातर जॉब्स यहीं आ रही हैं। स्टडी IQ इन्हीं फील्ड्स के लिए ऐसे कोर्सेज देता है जो सिर्फ थियोरेटिकल नहीं बल्कि प्रैक्टिकल और इंडस्ट्री ओरिएंटेड होते हैं। चाहे आप डेटा एनालिटिक्स का कोर्स लीजिए, डेटा साइंस या बिजनेस एनालिटिक्स का, यहाँ गोल सिंपल है, आपको जॉब रेडी बनाना। अगर आप अपना कोर्स ऑनेस्टली कंप्लीट करते हो, प्रॉपर अटेंडेंस रखते हो, तो स्टडी IQ स्किल्स पावर्ड बाय कैरियर 24/7 एंश्योर करेगा कि आपको मिनिमम 3 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज तो जरूर मिले। मतलब आपको 3 रियल चांसेस तो बिल्कुल मिले, ताकि आप डायरेक्टली कंपनीज के सामने अपने स्किल शो कर सकें। और यही चीज आपके सिलेक्शन चांसेस को काफी बढ़ा देती है। इन कोर्सेज में आपको IBM बैक्ड सर्टिफिकेशन तो मिलता ही है, जो आपकी प्रोफाइल को और स्ट्रांग बना देता है। साथ ही हम यह भी कोशिश करते हैं कि आपको अपनी पहली जॉब मिल जाए और आपका करियर स्टार्ट हो जाए। इसके बाद तो आप जानते ही हैं, एक बार जॉब एक्सपीरियंस किसी को मिल जाए तो उसके बाद करियर में प्रोग्रेस होती ही रहती है। और यहाँ आपको स्टार्ट करना भी सिंपल है, बस इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। जो डिटेल यहाँ दिख रही है, इसमें अपना नाम, ईमेल ID, नंबर फिल करिए और डिस्काउंट कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE। इसके बाद स्टडी IQ की टीम आपको कॉल करेगी, आपको गोल समझाएगी और सजेस्ट करेगी कि आपके लिए कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा। अगर आप अपनी फर्स्ट जॉब के लिए सीरियस हो तो अब वेट मत करिए, आपकी अपनी कैरियर जर्नी को स्टार्ट करिए। हम इंश्योर करते हैं कि आपको स्टडी IQ न्यू एज जॉब के लिए बिल्कुल तैयार कर देगा। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।